हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है गति और इससे रिलेटेड जो हो सके एसएससी और जो हो सके रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो हो सके पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। तो इसका आंसर जो हो सके हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत धारा एक सदिश राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दो सदिश समान कहलाते हैं यदि उनके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परिमाण और दिशा दोनों समान हो तो वह समान कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थों में चुंबकत्व मुख्य रूप से किसके कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की वृत्तीय गति के कारण। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। तो इसमें जो हो सके अदिश राशि हो जाएगा तो ऑप्शन ए है वैद्युत स्थैतिकी विभव और बी है कार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा दोनों। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि प्लांक नियतांक का आयाम किसके समान होता है, यानी कि इसका डायमेंशन जो हो सके किसके समान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा के समान। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो चलिए हम अपने आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें कहा गया है कि mL/T⁻² निम्नलिखित में से किसकी विमा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह जो हो सके बल की विमा है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का आयामी सूत्र क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि m⁻⁻1 L3 और T⁻²। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड पर किया गया कार्य कैसी राशि है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है, यानी कि वह एक सदिश राशि है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वह जो हो सके बल आघूर्ण। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान किस प्रकार की राशि है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो हो सके एक भौतिक राशि, मौलिक राशि और अदिश राशि, यह सभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले इस सबको इरेज कर देते हैं दोस्तों। अब अपने अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विमा रहित राशि है। तो विमा रहित राशि पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा विकृति। ऑप्शन नंबर ए। बाकी सभी की विमाएँ जो हो सके होती है, यानी कि डायमेंशन इसका होता है और विकृति का डायमेंशन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मौलिक राशि है। तो समय का जो हो सके दोस्तों, समय का जो मौलिक राशि है समय, और बाकी सब जो हो सके जो मौलिक राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक राशियों जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है खाली स्थान कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वह कौन सी राशि कहलाती है। तो वह सदिश राशि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करने के लिए क्रिकेट की गेंद को किस कोण पर मारा जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि क्षैतिज के साथ 45 डिग्री के कोण पर मारा जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि एक कोण को संतुलन में रखने के लिए
न्यूनतम बलों की आवश्यक संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम बलों की आवश्यक संख्या 2 है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एक कण को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। जब यह अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है तो उसके पास क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि नीचे की ओर त्वरण होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा, इसको पहले इरेज कर देते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा कि यह जो हो से कि पिंड के कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक चलते हुए विमान के पायलट को चलती गति से किसी निश्चित लक्ष्य को हिट करने के लिए बम कब छोड़ना पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्य से ठीक पहले जो हो से कि बम को गिराना होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक स्थिर चाल के साथ एक वृत्ताकार पथ में गतिमान पिंड के साथ हमेशा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि स्थिर गतिज ऊर्जा होता है, स्थिर गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से प्रक्षेप्य की गति के दौरान निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई पिंड एक वृत्त में नियत चाल से गति करता है तो इसका वेग जो हो से कि दोस्तों स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को इसे जो हो से कि न्यूटन ने परिभाषित किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी टावर के ऊपर से क्षैतिज रूप से फेंका गया एक पिंड जमीन पर कुछ दूरी तक गिरता है जो टावर की ऊंचाई के बराबर है। पिंड द्वारा तय किया गया पथ कैसा होगा? तो इसका आंसर होगा कि यह परवलयीय होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में एक समान खाली स्थान से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि उसके एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, एक समान चाल से। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से घूमने वाले टर्न टेबल पर अपनी कोणीय गति को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा कि अपने हाथ को बाहर की ओर फैलाने चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, अपने हाथ को बाहर की ओर फैलाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानांतरीय और घूर्णन गति दोनों का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक समान चाल से गतिशील पिंड की गति किसका एक उदाहरण है? तो
इसका आंसर होगा दोस्तों कि वह एक समान चाल, परिवर्तनशील वेग और त्वरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 8 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, इसका संवेग ज्ञात करें। तो दोस्तों संवेग का फॉर्मूला होता है कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान हमारा 8 किलोग्राम और वेग 4 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो 8 गुना 4 यानी कि 8 चौका 32, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले इस सबको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट की गति के मामले में कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैखिक संवेग का संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई कार विराम अवस्था से चलना शुरू करती है तो कार के अंदर बैठे लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह घटना किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम का यह उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निरंतर वेग से चलती ट्रेन से एक आदमी एक गेंद को प्लेटफॉर्म पर गिराता है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक पर्यवेक्षक द्वारा देखे गए गेंद का पथ कैसा होगा? तो इसका आंसर होगा कि परवलय होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, परवलय। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल, तो यह जो हो से कि परिमाण के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन है कि जेट इंजन किस परिघटना के आधार पर कार्य करती है? तो पहले इस सबको इरेज कर लेते हैं दोस्तों। तो जेट इंजन किस परिघटना पर कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह रैखिक संवेग का संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसका संवेग कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर है कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दुगना हो जाएगा यदि किसी पिंड का वेग दुगना कर दिया जाए तो, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक लॉन्ग जंपर यानी कि लंबी कूद करने वाला कूदने से पहले दौड़ता है, क्योंकि वह जो हो से कि अपने संवेग अधिक रैखिक संवेग प्राप्त करना चाहता है दौड़ने से पहले। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि गुणात्मक रूप से अबाधित वस्तुओं की विरामावस्था में रहने या समान वेग से गति करते रहने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जड़त्व, ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बस के अंदर अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर फेंका जाता है, ऐसा किस कारण से होता है? तो इसका आंसर है कि ऐसा जो हो से कि गति के जड़त्व के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आगे ब्लैंक है दोस्तों, कि खाली स्थान का लाभ पाने के लिए एक एथलीट लंबी कूद से पहले दौड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि वह गति के जड़त्व के कारण वह दौड़ता है, लंबी कूद से पहले दौड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि जब एक दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गति के जड़त्व के कारण। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के प्रथम नियम को कहा जाता है,
तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़ता या जड़त्व का नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। पहले इसको इरेज कर देते हैं और हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु की जड़ता को उसके द्वारा मापा जाता है। तो इसको जो है कि द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए गए बल के लिए त्वरण किसी वस्तु के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वह द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है कि जड़ता किसके अनुपातिक होता है। तो जड़ता जो हो से कि दोस्तों यह द्रव्यमान के अनुपातिक होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि एक जेट इंजन या रॉकेट के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि एक जेट इंजन या रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह हो जाएगा कि रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर रेखीय संवेग हो जाएगा, रेखीय संवेग के संरक्षण पे यहाँ पर रेखीय छूट गया है दोस्तों। अगला है कि किसी वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का संवेग जो हो सके वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि साइकिल के पहिए में प्रयुक्त होने वाले स्कोप यानी कि तिल्लियाँ इसके खाली स्थान की वृद्धि करती है। तो यह जो हो से कि दोस्तों यह क्या चीज़ का वृद्धि करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण का वृद्धि करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन ने खाली स्थान के लिए गति की मात्रा वाक्यांश का प्रयोग किया है। तो इसका आंसर होगा कि यह संवेग के लिए प्रयोग किया गया है गति की मात्रा वाक्यांश को। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और वेग के संयुक्त प्रभाव को खाली स्थान नामक भौतिक राशि कहा जाता है। तो यह हो जाएगा संवेग नामक भौतिक राशि कहा जाता है। संवेग बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान गुना वेग। तो अगला क्वेश्चन है कि गेंद को पकड़ते समय एक खिलाड़ी अपने हाथों को नीचे की ओर क्यों खींचता है। तो इसका आंसर होगा कि वह संवेग को कम करने के लिए अपने हाथों को नीचे की ओर खींचता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक आदमी शांत पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह किनारे की ओर चलता है तो नाव किनारे से दूर जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फायरिंग के बाद तोप पीछे क्यों हटती है। तो इसका कारण है कि न्यूटन के गति का तीसरे नियम के कारण। अगला क्वेश्चन है गैलीलियो के गिरते पिंडों के नियम का दूसरा नाम क्या है। तो गैलीलियो के गिरते पिंडों के नियम का दूसरा नाम जो हो से कि न्यूटन का पहला नियम है जिसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है। तो न्यूटन के गति का पहला नियम बल को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन है कि इसको पहले इरेज कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वतंत्र रूप से निलंबित लकड़ी के फ्रेम पर कील लगाना मुश्किल है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो हो से कि सी न्यूटन का तीसरा नियम।
न्यूटन का तीसरा नियम जो हो सके इसका समर्थन करता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि संवेग किसका माप है? तो संवेग जो हो सके दोस्तों गति की मात्रा का माप है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति को पत्थर मारने पर चोट किसके कारण लगती है? तो इसका कारण है कि प्रतिक्रिया बल के कारण, प्रतिक्रिया के कारण चोट लगती है। अगला क्वेश्चन है एक धातु की गेंद और एक रबर की गेंद दोनों का द्रव्यमान समान है, समान वेग से सामान्य रूप से एक दीवार से टकराती है। रबर की गेंद प्रतिक्षेप करती है और धातु की गेंद प्रतिक्षेप नहीं करती। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इससे जो हो सके यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रबड़ की गेंद के संवेग में अधिक परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या कारों के बम्पर होने से जो टकराव के दौरान क्या कारों के बम्पर होना चाहिए जो टकराव के दौरान गिर जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि हाँ, चूँकि वो टक्कर के प्रभाव को अवशोषित करने में मदद करते हैं और कारों में उपस्थित व्यक्तियों को सुरक्षित रखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि दूध को मथने पर मलाई अलग क्यों हो जाती है? तो इसका आंसर होगा कि दूध को मथने पर मलाई अलग इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें अपकेंद्रीय बल जो हो सके वह काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। अगला है दोस्तों कि 8 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक को 10 ग्राम की बुलेट 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चलाई जाती है, तो बंदूक का प्रतिक्षेप वेग ज्ञात करें। तो इसका आंसर 0.05 मीटर प्रति सेकंड होगा। आप लोग इसको निकाल लीजिएगा फॉर्मूला से। अगला क्वेश्चन है कि वेग समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है? तो वेग समय ग्राफ का ढलान जो हो सके दोस्तों यह दर्शाता है त्वरण को। वेग समय ग्राफ त्वरण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ट्रेन की पटरियों को घुमावदार क्यों बनाया जाता है? तो ट्रेन की पटरियों को दोस्तों घुमावदार इसलिए बनाया जाता है ताकि उसमें अभिकेंद्रक बल ट्रेन के क्षैतिज घटक और वजन से प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक सीधी रेखा के अनुदिश गति के दौरान वेग समय के साथ स्थिर रहता है, यह गति कैसी है? तो इसका आंसर होगा कि यह एक समान गति है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वह किस गति से चलती है? तो इसका आंसर होगा कि वह एक समान गति से चलती है। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय अंतराल में समान मात्रा में बढ़ता या घटता है तो वस्तु का त्वरण क्या कहा जाता है? तो वस्तु का त्वरण जो हो सके एक समान त्वरण कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पहले ये सबको इरेज कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि एक सीधी रेखा में गतिमान वस्तु की गति स्थिर है तो उसकी गति क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा
कि उसकी गति एक समान गति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि यदि दूरी समय ग्राफ एक सीधी झुकी हुई रेखा है तो यह किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका जो है कि आंसर होगा कि वह एक समान गति का प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र रूप से गिरने वाले पिंड की गति किस त्वरित गति का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा कि वह समान रूप से त्वरित गति का उदाहरण है या एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि समान समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा वेग। इसका आंसर वेग होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि एक सीधी रेखा में गतिमान वस्तु द्वारा लगाई गई शक्ति बल और इसके गुणक के बराबर होती है। तो इसका जो है कि पहले इरेज कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा कि वह जो है कि वेग के बराबर होती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में क्या स्थिर रहता है? तो सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वेग जो हो से कि स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन है, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो हमारा जो हो से कि अगला क्वेश्चन है कि सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सापेक्ष नहीं है, अर्थात वह निरपेक्ष या स्थिर है? तो इसका आंसर होगा प्रकाश का वेग। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसके कारण बर्फ़ पर चलना मुश्किल है? तो बर्फ़ पर चलना जो हो से कि घर्षण के अनुपस्थिति या बहुत कम घर्षण के कारण मुश्किल है। अगला क्वेश्चन है कि एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है जो गति करने के लिए स्वतंत्र है। यदि हम बल के परिमाण और वस्तु के द्रव्यमान को जानते हैं तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम हमें वस्तु के खाली स्थान को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वह हमें त्वरण को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो अगला क्वेश्चन है कि जब कोई पिंड किसी हवाई जहाज़ से गिरता है तो नीचे आते समय खाली स्थान में निरंतर वृद्धि होती है। तो इसका आंसर होगा त्वरण में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दौड़ के दौरान एक धावक के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा कि उसके पैर के आगे वाले हिस्से में। ऑप्शन नंबर बी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बाह्य बल किसी वस्तु के किन गुणों को बदल सकता है? तो इसका आंसर होगा कि वह जो है से कि गति, दिशा और आकार ये सभी को बदल सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा घर्षण को कम किया जा सकता है? तो घर्षण को कम करने के लिए यह जो है कि सतह को चमकदार या चिकना बनाकर, स्नेहक का उपयोग करके और संपर्क का क्षेत्र को घटाकर ये सभी का उपयोग करके किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला जो है कि किसी निकाय के आंतरिक बल हमेशा कैसे होते हैं? तो इसका आंसर होगा कि वह हमेशा संतुलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने के लिए कुल समय का अनुपात उसकी खाली स्थान कहलाती है।
तो उसकी औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पहले ये सबको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने के लिए घुमावदार सड़कों के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर उठाने की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कि इसे सड़कों का अधिकोषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा सड़कों का अधिकोषण। अगला क्वेश्चन है कि एक खुली कार में बैठा एक लड़का निरंतर या समान गति से आगे बढ़ रहा है और एक गेंद को सीधे हवा में ऊपर फेंकता है, तो गेंद कहाँ गिरेगी? तो इसका आंसर होगा कि गेंद जो हो सके लड़के के पीछे गिरेगी। ऑप्शन नंबर बी उसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक हाथ में एक बाल्टी पानी ढोने की तुलना में दोनों हाथों में 2 बाल्टी पानी ले जाना अधिक आसान होता है, क्यों? तो इसका कारण है कि गुरुत्वाकर्षण के केंद्र और संतुलन का केंद्र पैरों के भीतर पड़ता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गीले कपड़े को वॉशिंग मशीन के स्पिनर ड्रायर में किस क्रिया या बल द्वारा सुखाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि अपकेंद्रीय बल द्वारा सुखाया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा सुखाया जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यह जो हो सके गति का पार्ट 1 है, इसका एक और पार्ट जो हो सके आएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।